हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम सॉल्व कर रहे थे आपका क्वेश्चन पेपर 2022 दिसंबर का। कौन सा एग्ज़ाम? आपका एनटीए यूजीसी नेट, आपका साइकोलॉजी का पेपर, आपका मनोविज्ञान। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये सार्थक वीडियो। ठीक है, ऑलरेडी हमने आपका जो पैराग्राफ वाला पोर्शन था उसको कवर कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। केवल 10 मिनट के अंदर हमने वो सारे सवाल देखे थे एंड उसके साथ साथ हमने पहले भी कई सवाल किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी के कुछ सवालों को देखेंगे कि उनके आंसर्स आपके फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या है एंड उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2023 के लिए तो हमारे कोर्स के अंदर अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा आपकी तैयारी के अंदर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न पत्र के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। असर्शन और रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। अ पर्सन हु हैज़ टाइप ए पर्सनैलिटी एक्सपीरियंसेस हाई स्ट्रेस। रिसर्च शोज एविडेंस फॉर कोरिलेशन बिटवीन पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, अब एक बार प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अभिकथन 1 में कहा जा रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व कैसा है, जिसका व्यक्तित्व टाइप ए वाला होता है, यानी कि कौन सा है उसका व्यक्तित्व, टाइप ए पर्सनैलिटी है। वह उच्च प्रतिबल का अनुभव करता है। ठीक है, वह क्या एक्सपीरियंस करता है, हाई स्ट्रेस अनुभव करता है। तो ये बात कैसी है, ये बात बिल्कुल सही है। शोध व्यक्तित्व और प्रतिबल यानी कि आपकी पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस के मध्य सहसंबंध के साक्ष्य होने को दर्शाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही होना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि क्या है आपके पास ए और आर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, हाई स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, उच्च दबाव को वो महसूस करते हैं, उच्च प्रतिबल का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शोध जो है व्यक्तित्व और प्रतिबल के मध्य सहसंबंध कोरिलेशन के साक्ष्य होने को दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है ना। या तो आपका 3 और 4 कैंसिल हो गया, या तो आपका 1 सही है या फिर 2 सही है। अकॉर्डिंग टू एनटीए आंसर की उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ये जो उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 2 अगर आपने मार्क किया है तो सही है। लेकिन ज़रा देखिए हमेशा होता क्या है, असर्शन हमारे अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है ये फर्स्ट वाला सही होना चाहिए। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्यों? हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ये जो अभिकथन ए है इसके पीछे का कारण क्या होना चाहिए, आपको आर में मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम बोलते हैं यहाँ पे क्यों, ठीक है, अगर ऐसा घट रहा है, क्यों घट रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या होती है, कारण क्या होता है। कारण आपको मिलता है हमेशा बी के अंदर, यानी कि आपको यहाँ पे आर के अंदर हमेशा आपको कारण मिलता है। जितने भी असर्शन एंड रीज़न के सवाल होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। लेकिन एंटी है, कुछ कर सकते नहीं है, कह सकते नहीं है। लेकिन यहाँ पे पढ़िए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व टाइप ए वाला होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका टाइप ए बिहेवियर है और उच्च प्रतिबल का अनुभव करता है, वो स्ट्रेस का अनुभव करता है। ठीक है, फिर शोध व्यक्तित्व और प्रतिबल के मध्य सहसंबंध के साक्ष्य होने को दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई होगी, ये हुई होगी शुरुआत, है ना, कि इसके कारण ही तो हमको बाद में मालूम पड़ा ना कि जो टाइप ए वाले होते हैं वो उच्च प्रतिबल का अनुभव करते हैं। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं आपके हिसाब से क्या लगता है आपको सही, लेकिन ऐसा होना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 को सही माना गया है। ठीक है, और ऐसे सवालों में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको जो है मार्क करना ही है। ठीक है, हमेशा यही होता है कि यहाँ बोलते हैं आपको वाई, क्यों, और उसके पीछे का कारण यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही देने चाहिए। लेकिन अब इसको आप सवाल उठता है, इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे। तो सब्जेक्टिव सवाल है, इसको आपका कोई साक्ष्य आपके पास नहीं मिलेगा, तो इसलिए छोड़ देते हैं। एनटीए के अकॉर्डिंग ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए, ये रहा अगला सवाल। असर्शन रीजन, मंथली सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन बी टर्म्ड एज अ रीइंफोर्समेंट एट वर्क प्लेस। वेरिएबल रेशियो एज अ पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल लीड्स टू हायर रेट ऑफ रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन, मंथली जो वेतन मिलता है, को कार्यस्थल का प्रबलीकरण कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप जॉब करते हैं, आप कहीं पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको, मंथली सैलरी मिलती है, मासिक वेतन मिलता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रबलन होता है, एक प्रकार का ये क्या होता है आपके लिए रीइंफोर्समेंट होता है, जिसकी वजह से आप बच्चे की ट्यूशन फी भरनी है, आपके कोर्स की फ़ी भरनी है और आपका एक्सेट्रा जो भी कार्य करना है उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपके लिए चाहिए उसको सेकेंडरी रीइंफोर्सर जो है आपका मनी।
ठीक है, वो चाहिए तो कार्यस्थल का प्रबलीकरण कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और फिर आंशिक प्रबलीकरण कौन सा, वेरिएबल रेशियो अनुसूची के रूप में चर अनुपात अनुक्रिया की उच्चतर दर का कारक बनती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपके पास ए एंड आर दोनों जो है यहाँ पे सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। और आंसर क्या है इसका, क्योंकि ये जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मासिक वेतन को कार्यस्थल का प्रबलीकरण कहा जा सकता है। यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका कौन सा है, आपका जो है फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इंटरवल है, टाइम है कि मंथ के बाद ही मिलेगा आपको, है ना। 10 तारीख के बाद आपको अगली पेमेंट 10 तारीख को, फिर अगली पेमेंट 10 तारीख को। ये जो है आपका क्या है, ये फिक्स्ड इंटरवल है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं आंशिक की, है ना, निश्चित नहीं, आंशिक की बात कर रहे हैं। तो जो है राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे सही होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये है अगला सवाल, स्टेटमेंट 1 इन अ फिगर ग्राउंड परसेप्शन। सबसे पहले आप देखिए, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये ऐसे आएगा, ये सबसे पहले इसको देखिए आप, ये क्या है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, यही आपका उत्तर है। आपके ऊपर जो ये काला काला दिख रहा है, ये जो काली इंक आप इसको पढ़ पा रहे हैं, है ना, ज़रा इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे क्या है, सफ़ेद आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है, पूरा आपका बैकग्राउंड चल रहा है ना। कहीं ना कहीं इस सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर क्या है, ये जो काले अक्षर है ये अंकित किए गए हैं, यहाँ पे पेस्ट किए गए हैं, ठीक है। ये जो काला बैकग्राउंड है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी आकृति और आधार, आधार कौन सा है हमारा यहाँ पास, वाइट मैटर, और आकृति क्या है हमारे पास, आकृति है हमारा ग्रे मैटर। वेलकम टू यूनिट 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रे मैटर, वाइट मैटर, मतलब यहाँ पे फिगर आपके पास है, ये जो काले वाले लिखे हुए हैं ये शब्द, ये, और ग्राउंड क्या है आपका, पीछे वाला जो एरिया है ये आपका ग्राउंड हो सकता है। समझ गए। चलिए, अब प्रश्न काफ़ी आसान हो चुका है। इन अ फिगर ग्राउंड परसेप्शन, एक प्रकार का प्रत्यक्षण है ये भी। द स्टिमुलस विथ 2 और मोर डिस्टिंक्ट रीजन, द रीजन सीज एज फिगर कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अदर रीजन इज परसीव्ड एज द बैकग्राउंड। फिगर ग्राउंड परसेप्शन कैन बी एम्बिग्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, एक आकृति आधार प्रत्यक्षण में 2 या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों वाले उद्दीपक में, 2 उद्दीपक हैं, एक क्षेत्र को आकृति के रूप में देखा जाता है, जो आप काले वाले देख रहे हैं। समझ में आ रहा है तो बताइएगा, इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद। आकृति के रूप में देखा जाता है जिसमें रुचि की वस्तु समाविष्ट होती है ना। आपकी रुचि की वस्तु क्या है, प्रश्न क्या लिखा हुआ है ये पढ़ना है आपको, है ना। पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी बना हो, चीड़, चिड़िया, कबूतर, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है, आपको रुचि की वस्तु समाविष्ट है उससे मतलब है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, आपकी रुचि की वस्तु क्या है, रुचि की वस्तु ये आकृति है आपकी, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में यहाँ कुछ भी बना दे उससे मतलब नहीं है। आपकी रुचि कहाँ पे है, रुचि आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो समाविष्ट होती है और अन्य क्षेत्र की पृष्ठभूमि के रूप में कल्पना की जाती है। ये जो पूरा चल रहा है ये क्या है, पूरी पृष्ठभूमि है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आकृति आधार प्रत्यक्षण संदिग्धार्थी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, संदिग्धार्थी हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है, 1 सही है 1 गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट आंसर क्या है आपका, कथन 1 और 2 दोनों सही है। समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर और यही है आपका सही उत्तर। ये देखिए, अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, और जिसने ये पढ़ा होगा उसको तो आराम से ये बन जाएगा। काफ़ी घुमा के पूछा है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन विच 2019 का PYQ विच स्टिमुलेट्स किडनी टू रीअब्जॉर्ब वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनीज हेल्प इन यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, कॉर्टेक्स ये काम करेगा तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड रिलीज ऑफ मिल्क थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ये सब कब करने लगा ये सब, है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से एंटी डायूरेटिक, अच्छा एंटी ड्यूरेटिक ही लिख देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है जो निर्जलीकरण से बचने के लिए गुर्दों को उद्दीप्त करता है, वे जल का पुनः अवशोषण कर सके। कई बार बताया हुआ है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। गुर्दों के ऊपर स्थित अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथियों का वलकुट महिलाओं में बच्चों के जन्म के, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स यहाँ पे बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको मालूम है ये कौन काम करता है तो नीचे आप कमेंट करके
बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? कथन एक है आपका बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है। कथन एक और एक दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य है। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये होता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एनटीए आंसर की। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए अगला सवाल पढ़िए। इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इंक्रीजेस इफ मल्टीपल मेथड्स आर यूज्ड बाय द रिसर्चर। कराया हुआ है कई बार, केवल प्रश्न आप पढ़िए तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। ट्रायंगुलेशन हेल्प्स इन रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स टू अराइव एट मीनिंगफुल इन्फरेंस। थोड़ा सा आपको अपना जो दिमाग है वहाँ पे चलाना होगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा चलाना होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यदि शोधकर्ता द्वारा बहुविधियों का प्रयोग किया जाता है तो दूसरा उसके कारण के रूप में, तो मनोवैज्ञानिक शोध की प्रभाविता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है ना ये। ठीक है, और सार्थक अनुमान पर पहुंचने के लिए विभिन्न विधियों से एकत्रित सूचना के संबंध में ट्रायंगुलेशन सहायक होता है उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों। ठीक है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल क्या रहे हैं। यदि शोधकर्ता, मान लीजिए कोई रिसर्चर है यहाँ पे, द्वारा बहुविधियों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, तो मनोवैज्ञानिक शोध की प्रभाविता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, होगा ही वृद्धि ना। अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार स्कूल में जा रहे हैं, एक बार कोचिंग में जा रहे हैं, एक बार गांव के बच्चों से मीटिंग करने जा रहे हैं, एक बार कहीं और से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आप जो दूसरा केवल स्कूल से कर रहा है या केवल कोचिंग से कर रहा है, उसके बाकायदे आपके जो है सही होगा। मतलब आपका जो प्रभाविता में वृद्धि होगी आपके शोध की, आपके रिसर्च की। कभी रिसर्च किया होगा तो मालूम होगा, अन्यथा इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि ये सही होता है। सार्थक अनुमान पर पहुंचने के लिए विभिन्न विधियों से एकत्रित सूचना के संबंध में ट्रायंगुलेशन सहायक होता है। ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, केवल शब्दों को पढ़िए और उससे ही उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, जब क्या करेंगे, इसका ट्रायंगुलेशन करेंगे हम, तो उसी के बाद तो क्या होगा, हमारा जो मनोवैज्ञानिक शोध है उसकी प्रभाविता में वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना सही लग रहा है कि इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको क्या दिया था, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, नीचे दिया था, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल कराया हुआ, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आरंभिक से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अद्यतन ढंग से हुए विकास को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इंग्लिश में प्रश्न, कुछ जाएगा नहीं। स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह, पहचान बनाम भूमिका विभ्रम, उद्यम बनाम हीनता, नेतृत्व उपक्रमण बनाम ग्लानि। सबसे पहले क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम गिल्ट। स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या आता है आपका, आता है उसके बाद नेतृत्व उपक्रमण बनाम ग्लानि। फिर क्या आता है आपका, इन्फीरियरिटी उद्यम बनाम हीनता, और फिर आती है आपकी अंत में पहचान बनाम भूमिका विभ्रम। ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ है, ए आएगा सबसे पहले, देन डी आएगा, देन सी आएगा और फिर बी आएगा आपका उत्तर। तो ए डी सी बी कहाँ दिया हुआ है, ए डी सी बी दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए डी सी बी। अगला सवाल देखिए, एज पर टकमैन्स ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, NSPFA, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, एडजर्निंग। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे टकमैन के समूह विकास निदर्श के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल यहाँ पे। मानकीय बनाना, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले फॉर्म करते हैं किसी भी ग्रुप का। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका निर्माण करेंगे, सबसे पहले उसका रूप देंगे उसको, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे आप, उसको रूप देंगे, यानी कि डी आएगा सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, उसका आप स्टॉर्मिंग करेंगे, उसको आवेशित करना, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका बी। ठीक है, और यहाँ उत्तर तक आप पहुँच चुके हैं। फिर आएगा क्या आपका नॉर्मिंग, नॉर्म्स बनाएंगे ग्रुप के अंदर, मानकीय बनाएंगे, क्या मानक होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, परफॉर्म करेंगे, निष्पादन करेंगे, सी। और फिर क्या आएगा आपका, लास्ट में आएगा आपका स्थगन करना, एडजॉर्निंग। अब उस ग्रुप का मतलब ही रही तो क्या करेंगे, उसको आप एडजॉर्न कर देंगे। ठीक है, जो ग्रुप आपके पास था अब उसका कोई मतलब नहीं रहा आपके लिए, उनका काम हो गया, तो क्या करेंगे, उसको आप एडजर्न करेंगे, आप वहाँ पे स्थगित करेंगे उस ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है उत्तर आपका डी,
BACE ये जो है इसका सही उत्तर है। सबसे पहले आएगा आपका फॉर्मिंग, ठीक है, और इस प्रकार से इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, ये अगला सवाल, इस प्रकार का सवाल पहली बार देखा गया, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपना नॉलेज लगाएंगे और जो आपको ऑलरेडी मालूम है, बताया गया हुआ है, उसके आधार पर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ पर्सन हु इज हंग्री इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज, ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ पर्सन हु इज हंग्री, जो व्यक्ति अभिप्रेरण चक्र के लिए लालियत हो उसके लिए निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया प्रश्न समझ में आ रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, लेकिन यहीं पे देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रश्न एकदम, जो व्यक्ति अभिप्रेरण चक्र के लिए लालियत हो उसके लिए निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। ये बिल्कुल गलत हिंदी भाषा का प्रयोग है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है, इसलिए एक बार प्रश्न को अंग्रेजी में देख लें जैसा आपको बताया जाता है। डिसइक्विलिब्रियम, रीचिंग गोल, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, होम्योस्टेसिस, कंजम्पशन ऑफ फूड। चलिए यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति अभिप्रेरण चक्र के लिए लालायित हो उसके लिए निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे लालायित किसके लिए है, वो भूख के लिए है, हंगर के लिए है वो, ठीक है, हंगर के लिए। यहाँ पे दिया है विषाम्य, लक्ष्य तक पहुँचना, नैमित्तिक व्यवहार, समस्थिति, और यहाँ पे खाद्य पदार्थ का उपभोग। आप यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको यहाँ सही से समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, नीचे तो बस कंफ्यूज हो रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम, रीचिंग गोल, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, होम्योस्टेसिस, और आपका कंजम्पशन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भूखा है, ठीक है, भूखे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, जो भूखा है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन साइकिल, उसकी मोटिवेशन अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये मालूम करना है डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। खैर वो जाने दीजिए फिलहाल के लिए। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो चीज़ें आपकी बराबर मेंटेन नहीं है, यानी कि मान लीजिए आप 1 किलो यहाँ पे लौकी रखे हैं और 1 किलो का बाट यहाँ पे रखे हैं आप, ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे 1 किलो है और यहाँ पे भी कितने का बाट है, 1 किलो का बाट है, लेकिन यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपने 5 किलो का रख दिया तो ये तराजू आपका पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, 5 किलो का बाट रख दिया और यहाँ पे ये हवा में यहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी डिसइक्विलिब्रियम की। ठीक ऐसा ही होता है कब, जब आप होती है, आपको क्या लगती है, आपको लगती है भूख, ठीक है। अगर आप ये आपने खाना खाया है तो शाम तक मत खाइए खाना, और देखिए फिर कैसे आप बेचैनी का शिकार होते हैं, ठीक है, ओके। और आप किसी और चीज़ का शिकार ना होए, उससे अच्छा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी व्यक्ति भूखा है, सबसे पहले क्या होगा उसका डिसइक्विलिब्रियम होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, उसका डिसइक्विलिब्रियम होगा। सबसे पहले समझते हैं हम NDA। अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो देखिए इस प्रकार से, सबसे पहले क्या होती है, आपको नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसके बाद ड्राइव आता है और फिर यहाँ पे आता है उद्वेलन, अराउजल, ठीक है। तो जब नीड होगी उसके बाद ही आपका जो साइकिल है वो मोटिवेशन की चलेगी, ठीक है। यहाँ पे नीड कैसे बनेगी आपकी, अगर आप रीचिंग गोल, अगर आप गोल तक पहुँच गए तो नीड कैसे बनी, वहाँ कुछ नहीं बनेगी। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर कैसे ज़रूरत बता सकता है आपकी, नहीं बता सकता। होम्योस्टेसिस मतलब क्या है, आप बराबर बाट पे आ गए हैं, ठीक है, ये आपका होम्योस्टेसिस है। और कंजम्पशन ऑफ फूड, नीड नहीं होगी, ठीक है, मान के चलिए नीड नहीं है ये। सबसे पहले नीड कहाँ से आती है आपकी, नीड आती है आपकी ऑप्शन नंबर ए डिसइक्विलिब्रियम से, ठीक है। अभी आपको जो है बहुत जोर के भूख लगी हुई है, आपने पिछले 10 घंटे से कुछ खाना नहीं खाया, बॉडी में एकदम क्या बन गया है आपका, यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम बन गया है, यहाँ पे क्या विषाम्य बन गया है ना, साम्य पे नहीं है आप, एकदम विषाम्य हो गए हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विषाम्य हो गया, उसके बाद क्या करेंगे आप, गोल तक कैसे पहुँच सकते हैं। ऑप्शन तो खैर आपका आंसर तो आ गया है, आंसर तो यही है, लेकिन समझिए इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ फिर भी समझिए। फिर क्या होगा, आप क्या करेंगे वहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, अपने व्यवहार में बदलाव आएगा आपके, है ना, आपके क्या आएगा, व्यवहार में बदलाव आएगा। क्या करेंगे आप, खाना खोजेंगे वगैरह, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आपको क्या हो गया, यहाँ पे खाने का डब्बा आपको मिल गया, खाने का डब्बा मिल गया आपको। और फिर क्या होगा, आप रीचिंग गोल, खाने जैसे ही खा लेंगे आप तो क्या होगा, आप गोल तक अपने पहुंच जाएंगे, आप जो लक्ष्य तक वहाँ पे पहुंच जाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, वापस होम्योस्टेसिस रूप में आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए पहुंच गए, उसके बाद आप कंजम्पशन ऑफ फूड होगा आपका, ठीक है, मतलब गोल तक तो पहुंच जाएंगे, डब्बे तक पहुंच गए, फिर क्या करेंगे, उस भोजन को आप ग्रहण करेंगे, उस भोजन को खाएंगे, एंड देन उसके बाद क्या होगा, आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा, ठीक है। खाना खाने के बाद ही ना होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा,
ठीक है, तो ये होता है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी बी ई डी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं आया तो भी आगे के सवालों में लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब ये देखिए, ये हो गया आपका 2022 दिसंबर का मोस्ट इजी क्वेश्चन। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, ये अगर आपने गलत किया है तो मतलब, वैसे 90 लोगों ने गलत नहीं किया होगा, 10 लोगों तो मतलब कर सकते हैं गलत, कोई बात नहीं। ठीक है, कन्फ्यूजन में हो जाता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एस्टीम, एफिलिएशन, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें समझाने ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर सबसे पहले क्या होता है, आपकी बॉडी की ज़रूरत है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं आपकी। फिर क्या चाहिए पड़ेगी आपको? आपको चाहिए पड़ेगी सुरक्षा की आवश्यकता। फिर चाहिए आपको, क्या चाहिए उसके बाद आपको चाहिए एफिलिएशन। ठीक है, सगे संबंधियों से आपको वार्तालाप करना है। फिर क्या चाहिए आपको? एस्टीम चाहिए। और अंत में कहाँ पहुँचेंगे आप? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आप पहुँचेंगे। ठीक है, फिर कहाँ पहुँचेंगे आप पहुँचेंगे आत्मसिद्धि की ओर। ठीक है, आत्मसिद्धि जो है वही क्या है? वही आपका यूडाइमोनिया है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन लेक्चर बनाया था, लोगों ने देखा, फ़ायदा उठाया, धन्यवाद। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, द 4 स्टेज थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी वॉज प्रपोज्ड बाय जोसेफ वालाश, अरेंज दीज स्टेजेस इन सीक्वेंस, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन या फिर वेरिफिकेशन। ठीक है, जोसेफ वालाश द्वारा प्रतिपादित सृजनात्मकता के 4 चरण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या करेंगे आप करेंगे तैयारी। ठीक है, जैसे आप करते हैं तैयारी हमारे साथ, यानी कि ए आएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका उद्भवन, अश्मायन, फिर होगी आपकी प्रदीप्ति और फिर होगा सत्यापन। ABCD आपको ऑर्डर में ही दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप केवल ABCD इसको मार्क करते तो कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है आपको? ऑर्डर फॉलो करना है ना। कुछ भी नहीं मालूम आपको तो क्या, अगर आपको दिया है ऑर्डर में तो आपको इसको फॉलो करना है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल, अरेंज द बॉडीली कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस इन द ऑर्डर एज प्रपोज्ड बाय हेंस सेलिए। अभी तक ये बक्सों में आते थे, अब ये आपके सामने ऐसे आने लगे हैं। हेंस सेलिए, इनकी एंट्री हो चुकी है। एग्जॉशन, अलार्म, रेजिस्टेंस बताया था ARE, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, BCA इसका सही उत्तर है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं, दबाव के निम्नलिखित शारीरिक परिणामों को हांस सेलिए द्वारा प्रस्तावित क्रमानुसार प्रस्तावित व्यवस्थित कीजिए। निःशेषण, अलार्म, प्रतिरोध। सबसे पहले क्या बचता है? सबसे पहले बचता है अलार्म। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद करेंगे आप प्रतिरोध, नहीं अभी नहीं उठना है, अभी और सोएंगे। और फिर क्या होगा आपका? निःशेषण, आपकी जो गाड़ी है वो छूट जाएगी। ठीक है, एग्जॉशन। तो BCA ऑप्शन नंबर C जो है इसका सही उत्तर है। ओके, ठीक है, तो फिर धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। एंड कई सारे सवाल सॉल्व कर दिए हैं, नीचे जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन से वहाँ से आप देख सकते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं 2022 का आपका दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बाकी के जो बचे सवाल हैं उनको भी कवर करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर, तो देखते रहिए वीडियोस। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट वगैरह मिल जाती है, पहले लेक्चर वीडियो वगैरह कब आने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, थोड़ी सी आपको 10-15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पहले आपको वहाँ पे चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। ठीक है, ओके। एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जून 2023 की हमारे साथ, तो क्या है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है इसलिए बोल देते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क करें। ठीक है, एंड कॉल वगैरह लगाने से पहले एक बार व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो कुछ कर दें। एंड धन्यवाद, वहाँ पे आप डिटेल ले सकते हैं। और बाकी भी आपको वीडियो भेज दी जाएगी जहाँ पे पूरी डिटेल वहाँ पे बताई हुई है क्या किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अगर आप NTA UGC के लिए आप सीरियस हैं तो आप इसको तुरंत ज्वाइन करिए फटाक से, बिना देरी के। अदरवाइज़ टाइम तो पास होता रहेगा, टाइम तो जाता रहेगा। ठीक है, ओके, करना है तो एक बार में करके इसको फटाक से पक्का करिए। जून में आप सीरियस अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, तो जाके आपका दिसंबर के अच्छे चांसेस बनेंगे। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, समझ जाए जितनी जल्दी उतनी अच्छी बात है। अदरवाइज थैंक यू, नमस्ते, हैव अ गुड डे, टेक केयर।